सुरक्षा भी बिगड़ी है सदा। अरे 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 भैया, ये खाद्य सुरक्षा की थे, तनिक हमको भी बताओ। जब फसल उगी थी संग लेकर, भरपूर तंदुरुस्ती, भंडार में अनाज आने लगा, लोगों में छा गई मस्ती। ओ भैया, सुना है नया नया अनाज आया है, कुछ बताए मंडी में क्या दाम छाया है? अरे आओ भाइयों, आओ बहनों, घर घर अनाज ले जाओ, हर अनाज को बिल्कुल अब तुम सही दाम पर पाओ। मतलब खाद्य सुरक्षा का सीधा असर। जब किसी को पौष्टिक भोजन अवेलेबल, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो, तभी वह व्यक्ति खाद्य सुरक्षित कहलाता है और तभी वह व्यक्ति फूड सिक्योर कहलाता है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ कला और संस्कृति की बहार है। यहाँ के अधिकतम लोग किसान हैं जो कृषि करके देश का भरण पोषण करके जीवन बिताते हैं। ओ मोटा भाई, इस बार फसल कैसी हुई? मेरा तो बिना बारिश के सूत्र से बोनी न हुई। अरे मानो दीदी, वे असली हाल कितने दिन की पूरी फसल चट चीजें मानो उबाल। अरे बहन जी, मैं क्या बताऊं, मेरे यहाँ तो बिना मौसम फागुन में सावन आ गया, गर्मी में बाढ़ आ गई, खेत में फसल का विनाश छा गया। अरे भैया, हमको तो फसल बेचने के बाद सही से रकम मिल ही नहीं पाई। बीज और खाद खरीदने के लिए बाजार में आ गई महंगाई महंगाई। जैसा कि आपने अभी देखा, किसान को बाढ़, सूखा, कीट, मौसम में बदलाव आदि आपदाओं के कारण सही पैदावार नहीं मिल पाती। जब अन्न की पैदावार ही नहीं होती, तब भोजन की उपलब्धता पर गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात। हाँ, और कई बार जब किसान अपनी फसल बेचने जाते हैं, तब उन्हें उसके लिए सही रकम नहीं मिल पाती, जिसके कारण उन्हें अपने भोजन की व्यवस्था करने में भी बहुत परेशानी होती है। और इतना ही नहीं, कई बार तो कम पैदावार वाले क्षेत्र में अन्न महंगा हो जाता है। और आपको पता है संसार में जीने के लिए भोजन कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही बात। जब किसी व्यक्ति के लिए भोजन अवेलेबल, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो, तभी वह व्यक्ति खाद्य सुरक्षित कहलाता है। परंतु ये खाद्य सुरक्षा हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती है। जी हाँ, यह आज के समय की बहुत बड़ी
ठीक है माँ। अरे 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 मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? आप बच्चे को बासी रोटी कैसे खिला सकती हैं? आप कौन है भैया? ओके ओके, हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आए हैं। मैं सर्वे इंस्पेक्टर हूँ और दरअसल हम आपके क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा का स्तर जानने के लिए सर्वे कर रहे हैं। बेटा तुमको रोटी रखो। रमेश मेरे बैग से एप्पल निकालो, बच्चे को दो। ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। माँ, ये अंकल कौन है? बेटा हमारे खाने वगैरह के बारे में पूछना आए हैं। अच्छा, तो ये अंकल रोज ऐसे ही पूरा खाना दिलवाएंगे? क्या आपको रोज पूरा खाना नहीं मिलता है? नहीं, मिलता तो है पर आप घबराइए नहीं, हम आपकी मदद करने ही आए हैं। आप हमें सब कुछ खुलकर बताइए। दरअसल साहब, जब हम राशन की दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो हमें कम सामान देता है। उसे कुछ कहते हैं तो कहता है इस वक्त फसल अच्छी नहीं हुई है, दुकान में माल कम आया है। उससे बहस करते हैं तो हमें भगा देता है। अब हम और कहाँ जाए साहब, हमको न जहाँ और कहीं नहीं मिल सकता। अनाज के अलावा जब हम सब्जी मंडी में फल सब्जी लेने जाते हैं तब वहाँ के दाम भी अन्य स्थानों से इतने बढ़े हुए हैं तो अभी हम पूरे नहीं ले पाते। ये कैसी खाद्य सुरक्षा है साहब? और अंकल, हमको तो दूध भी बहुत अजीब सा मिलता है। अंकल, दूध जैसा लगता ही नहीं है और जो तेल मिलता है उसे भी सूंघकर बहुत गंदी सी बदबू आती है। और आपको पता है अंकल, जब मैं मेरी माँ के साथ दाल साफ कर रहा था उसमें इतने सारे कंकड़ निकले और ठंडिया में भी मिट्टी मिली। हाँ साहब, ये देखिए, इसमें गेहूं से तो ज्यादा कंकड़ है। 1 घंटे से साफ कर रही हूँ, अभी तक साफ ही नहीं हुआ। अंकल, मेरे को तो बार-बार लाल मिर्च के पाउडर में ईंट के रंग जैसा पाउडर मिलता है। और पता है अंकल, मेरे को तो अदरक का स्वाद भी प्लास्टिक जैसा आता है। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। खाना एक्सेसिबल भी नहीं है और अफोर्डेबल भी नहीं है। जो खाना मिल रहा है वह भी मिलावट के साथ। क्या तुमने ये सब नोट करा? यस सर। वेरी गुड। यहाँ पर जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उन पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। आपको भोजन सही दाम में ही मिलेगा। अच्छा, आप ये कैसे करेंगे? और अंकल, एक बार तो मैंने सेठ को तराजू के नीचे चुम्बक लगाते हुए देखा। उसने उनको जबरदस्ती ही कम चावल दे दिए। हमें इस क्षेत्र में एक डिजिटल वजन नापने वाली मशीन को लाना पड़ेगा, नहीं तो वह सेठ तो ऐसे ही करता रहेगा। मैडम एक बात बताइए, क्या आपके पास राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड तो है। बस यही हमारा प्रूफ है कि राशन की दुकान पर भ्रष्टाचार चल रहा है। जिस भी परिवार के पास एक राशन कार्ड हो उसे 35 किलो अनाज, 5 लीटर केरोसिन, 5 किलो चीनी आदि कम दाम में खरीदने का पूरा हक है। सरकार द्वारा जारी किए गए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और 2013 में आए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार आप जैसे सभी परिवारों को भोजन अफोर्डेबल दाम में मिलना चाहिए। लेकिन साहब, अगर हमें अनाज मिलेगा भी तो हम उसे क्या करेंगे जब हम उसे खा ही नहीं पाएंगे? जी मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। साहब, अनाज में इतनी मिलावट होती है, उसमें अनाज से तो कंकड़ होते हैं, वो तो हमारे से रहा ही नहीं। क्या तुमने यह भी नोट करा? यस सर। वेरी गुड। हमने आपकी सारी बातों को नोट कर लिया है। हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। बेटा तुम बताओ, क्या तुम लोगों को रोज स्कूल में खाना मिलता है? हाँ अंकल, हमको रोज स्कूल में कक्षा के बीच में खाना मिलता है। अंकल, हमें तो खाने के साथ दूध भी दिया जाता है। बेटा, दूध भी खाने में ही आ जाता है। ओके ओके, यानी कि बच्चों को भी एक बार का भोजन विद्यालय में मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत मिल रहा है। खैर, बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, इनके लिए तो खाद्य सुरक्षा का महत्व और अधिक है। हमने आपकी सारी शिकायतों को भी दर्ज कर लिया है। हम इस पर जरूर गौर करेंगे और जल्द से जल्द इस सिस्टम को सही करेंगे। आपका धन्यवाद साहब, शायद वास्तव में आपको खाद्य सुरक्षा मिल जाएगी। थैंक यू अंकल। खाद्य असुरक्षा की ऐसी समस्याओं के लिए ही सरकार ने निवारण निकाल रखा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने खाद्य सुरक्षा के लिए 2 चरण निकाले हैं, बफर स्टॉक और PDS। किसानों से उनकी गेहूं और चावल की फसलों को खरीदा जाता है और किसान को भी एक निश्चित रकम दी जाती है। अनाज सरकारी भंडारों में रखा जाता है, जहां से हम सबको किफायती दाम में वितरित हो रहा है। इसे कहते हैं बफर स्टॉक। PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें वह बफर स्टॉक एक राशन स्टोर पर दिया जाता है। वहां से जिस भी परिवार के पास एक राशन कार्ड हो वह उस अनाज को बिल्कुल किफायती दाम में खरीद सकता है। अब आइए देखते हैं खाद्य सुरक्षा का एक और पहलू।
बी जो होता है वो हमें दूध में समय विटामिन से मिल सकता है। इसके अलावा इसको पालक, भिंडी और दही में भी पाया जा सकता है। विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिसकी पूर्ति हमारे शरीर में हो सकती है बादाम, कद्दू और काजू खाने से। वही विटामिन के जो कि हमारे शरीर के प्रोटीन को बढ़ाता है, वह मिलता है चुकंदर, मटर और पत्ता गोभी खाने से। विटामिन बी जो होता है B1 से लेकर B12 तक होता है, जो कि हमारे पाचन और पोषण के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसकी पूर्ति हमारे शरीर में होती है टमाटर, गेहूं, तरबूज, खीरा, अनार और शिमला मिर्च खाने से। इन सभी विटामिन के अलावा हमारे शरीर को कई प्रकार के मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे कि आप देखिए मिनरल्स जैसे कि सोडियम, तो सोडियम हमें मिलता है नमक खाने से। जो कैल्शियम होता है वो हमें दूध पीने से मिल जाता है। पोटेशियम की पूर्ति केला खाने से हो जाती है। जो आयरन, जिंक और कॉपर होते हैं वो हमें मूंगफली, भुट्टे और आलू के खाने में आसानी से मिल सकते हैं। इसलिए अब आप अपने बच्चों को सभी घर पर इन सभी पोषक तत्वों से परिपूर्ण पौष्टिक खाना खिलाइए, क्योंकि आपके बच्चों में कुपोषण के लक्षण दिख रहे हैं। हम समझ गए सर। हम आज से इन दोनों का बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, उनको सिर्फ न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना खिलाएंगे। तुम बच्चों में से कितने लोग रोज जंक फूड ही खाते रहते हो? खाते हो कि नहीं? हंसना नहीं है, ये एक सीरियस विषय है। जंक फूड खाने से बहुत अच्छा स्वाद आता है और दिमाग को लगता है कि बराबर पोषण मिल रहा है, लेकिन असल में तो पेट में कूड़ा जमा हो रहा होता है। इससे पेट में सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, जिनके कारण किसी को सिर और छाती में भी दर्द हो सकता है। हम बार-बार सुनते हैं बैलेंस डाइट खाओ, बैलेंस डाइट खाओ। ये बैलेंस डाइट यही है कि हम सारे पोषक तत्व बराबर मात्रा में लें और उतना ही खाएं जितना शरीर को जरूरत हो, नहीं तो सिर्फ ये जंक फूड खाकर भी पोषण ही हो जाता है।
इसकी हाई यील्ड है, यानी इसका उत्पाद अधिक हो सकता है। लेकिन एक बीज ऐसा है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, यानी इसको बीमारी आसानी से नहीं लगती। अब इन दोनों बीजों की हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई और उसके बाद इन दोनों बीजों से एक जो नया बीज उत्पन्न हुआ उसमें इन दोनों के गुण पाए गए। इस तकनीक को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की ऐसी तकनीकों की सहायता से हमारे कृषि उत्पाद को बढ़ावा मिला और हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या ठीक हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों इसके बावजूद भी हमारे देश में बहुत अधिक खाद्य असुरक्षा रह गई है। आइए देखते हैं कि इस खेल में खाद्य सुरक्षा के खिलाफ कौन सा खिलाड़ी बच गया और इसका क्या समाधान है। भाग्यशाली है जो हमें भरपूर खाना नसीब हो रहा है, परंतु उनका क्या जिन्हें हाल ही में हुई जल प्रलय के कारण एक वक्त का खाना तक नहीं मिला। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? क्यों जी, क्या हो गया? देखो ना, हर चैनल पर ये खबर आ रही है। वास्तव में काफी बुरा हुआ इन लोगों के साथ। पापा, ये न्यूज़ में जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वे क्या वास्तव में बाढ़ में फंस गए हैं? हाँ बेटा, यह न्यूज़ में जिन लोगों की बात हो रही है वे बाढ़ आने के कारण बेघर हो गए हैं। उन लोगों के पास खाने पीने और रहने के साधन नहीं बचे हैं। क्यों पापा? उनके पास ये साधन पहुंच नहीं पा रहे हैं? अरे बेटा, साधन वहाँ पहुँच तो रहे हैं, पर पर्याप्त मात्रा में नहीं। अधिक पानी के आने से फसल गल गई है। जो अनाज बचा था वो ढंग से रख नहीं पाए, वह बर्बाद हो गया। ओह, तो क्या सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही? बेटा, सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज वहां पर जाकर भोजन बांटती है, उन लोगों की फाइनेंशियल मदद भी करती है। सरकार ने इन लोगों की सहायता के लिए फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड प्रोसेसिंग मिशन और पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बनाए हैं। पापा, आपने अभी जो इतने सारे नाम बताए, उनका मतलब क्या होता है? बेटा, यह सब सरकार की योजनाओं के नाम है जो इन लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। परंतु लोगों की संख्या ही इतनी है कि सब तक पहुंच ही नहीं पाता। और पापा, आपको पता है, इसे तो कल एक कटोरी दाल और पूरी एक रोटी फेंक दी थी। ये लो, देख लो, यही तो कारण है। हमें खाना वेस्ट नहीं करना है और खाना उतना ही बनाना है जितनी आवश्यकता हो, ताकि वो फेंकने में न जाए और आपदा से लोगों के काम आ सके। चलो ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चलो मैं भी अपना नाश्ता रख लेती हूँ। चलो, बस कार्टून देखते हैं। ये सिर्फ गाने सुनो।
करोड़ों लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भुखमरी की कगार पर ही है। 2020 में ये कुपोषण की समस्या सबसे अधिक बढ़कर आई। इसका एक समाधान ये है कि हम अपने देश में उगने वाली फसल को रीजनल लेवल पर प्रमोट करें, क्योंकि हमारे खान पान का 60% हिस्सा तो गेहूं, चावल और मक्का ही है, जबकि हम चाहें तो मोटे अनाज का भी अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व में खाद्य सुरक्षा और भुखमरी का स्तर जानने के लिए बनाई गई एक रिपोर्ट होती है। सर, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट को माने तो भारत की भी क्या स्थिति है? सर, हाल ही में आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर बहुत चिंता जताई गई है, क्योंकि इस रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में हम 111वें स्थान पर आए हैं। ये आपको पता है, हमारे देश में 70 लाख लोगों का पेट जितने भोजन से भरा जा सकता था, उतने भोजन को हमने एक साल में बर्बाद कर दिया है। इसीलिए वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने यह अनुमान जताया है कि अगर हम खाने की बर्बादी को लेकर सचेत नहीं हुए तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें खेती के लिए इतनी ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी कि वो भारत के पूरे क्षेत्रफल से भी दोगुने आकार की होगी। सर, इंसान की 3 बुनियादी जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी सबसे पहले आती है। लेकिन सर, भोजन को प्राथमिकता देने के बावजूद भी खाद्य असुरक्षा अभी तक क्यों बनी हुई है? सर, हम कहां पर मात खा रहे हैं? हम मात खा रहे हैं एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित न होना ही खाद्य संकट है। अब जैसे यूएन ने जीरो हंगर नामक एक गोल लॉन्च करा है और उसके अंदर हमारी सरकार ने कई सारी योजनाएं भी बनाई है, लेकिन गरीब लोग जागरूकता की कमी के कारण उन योजनाओं का फायदा ही नहीं उठा पाते। ऐसे ही सरकारी गोदामों में भी हजारों टन अनाज बड़े बड़े सड़ जाता है, वे जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाता। वे जरूरतमंद भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। कई बार वो जब जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचता है तब वो उस भोजन को बेच देते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति संकट में है। कारण जागरूकता की कमी। और आपको पता है, ये जो गोदामों में